वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसे शादी के काफी सालों के बाद भी बच्चा नहीं होता, और यहाँ तक कि वो आदमी अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करने की काफी सारी चीजें ट्राई करता है, लेकिन उन चीजों का भी उसकी बीवी पर कोई असर नहीं पड़ता। और फिर आखिर में बच्चा पाने के लिए एक ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या उसकी बीवी को बच्चा हो पाया? आइए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी दुकान के अंदर बैठकर भगवान से प्रेयर कर रहा है। और यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि जैक की कॉफिन की दुकान है, और जैक के दुकान पर लोग अक्सर कॉफिन खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो वो अपनी ही दुकान में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। तभी राहुल नाम का एक आदमी जैक की दुकान पर कॉफिन खरीदने के लिए आता है। जैक भी उसको सारे आइटम्स दिखाते हैं, मतलब जो जो जिस क्वालिटी के होंगे। इसी बीच क्या होता है कि राहुल को जैक की दुकान पर एक बढ़िया वाला कॉफिन पसंद आ जाता है, लेकिन जैसे ही राहुल वो कॉफिन देखता है तो उसे कॉफिन के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जहां लाश को देखकर वो डर जाता है बहुत ज्यादा। और दोस्तों पता है, वो लाश मोहन नाम के एक आदमी की है। अब मोहन की लाश को देखने के बाद राहुल के पसीने छूट जाते हैं कि ये क्या है, क्योंकि राहुल के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मोहन को पहले से जानता हो। और उसी समय जैक राहुल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ मारने आए थे। और ये सुनने के बाद तो राहुल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों असल में पता है, ये जैक एक बहुत ही बड़ा गुंडा है, और काफी समय से जैक की मोहन के साथ दुश्मनी चल रही थी। उसी दुश्मनी के चलते मोहन जैक से बहुत ही नफरत किया करता था, और इसी वजह से मोहन ने जैक को मारने के लिए राहुल को सुपारी दी होती है। दोस्तों हाँ, लेकिन जब ये बात जैक को पता चली तो वो मोहन पे काफी गुस्सा हो गया, और जैक ने मोहन को मार दिया। दोस्तों लेकिन अब मोहन को मरा हुआ देखकर राहुल जैक से अपनी जान की भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जैक राहुल पर जरा सा भी दया नहीं करता, और आखिर में उसको भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर हम जैक के कुछ गुंडों को देखते हैं, और वो गुंडे चैतन्य और शिब्बू नाम के दो आदमी को जबरदस्ती किडनैप करके जैक के पास लेकर आते हैं, जहां जैक चैतन्य और शिब्बू से कहता है कि आखिर तुम दोनों मेरे टीचर को परेशान क्यों कर रहे हो। यहाँ दोस्तों जैक के टीचर का नाम होता है ईश्वर, और स्कूल के समय में ईश्वर जैक को पढ़ाया करता था, इसीलिए जैक की नजरों में ईश्वर के लिए बहुत ज्यादा इज्जत होती है। साथ ही वो ईश्वर की कभी भी कोई बात नहीं टालता, यहाँ तक कि ईश्वर के कहने पर जैक ने चैतन्य और शिब्बू को किडनैप किया। जिसके बाद जैक गुस्से में चैतन्य और शिब्बू को मारने जा रहा होता है, पर तभी डर के मारे चैतन्य उससे कहता है कि मैं ईश्वर सर को कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं तो उनकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, सच बता देता हूँ। तो ये सुनकर जैक अंदर से हैरान। दोस्तों अच्छा ऐसी बात है। फिर वो चैतन्य और शिब्बू को अपने पास में बैठाकर उनसे इस बारे में बात करने के लिए कहता है कि तुम अगर ईश्वर सर की बेटी से प्यार करते हो तो फिर ईश्वर सर तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। तब चैतन्य जैक को सारी बातें सच्चाई बताता है, और यहाँ से मूवी पास्ट में चली जाती है दोस्तों, जहां हम उन दोनों को देखते हैं। और आज शिब्बू का एग्जाम होता है, जिस वजह से चैतन्य शिब्बू को अपनी बाइक पर बैठाकर एग्जाम सेंटर पे लेके जा रहा होता है। और रास्ते में जाते समय वो चैतन्य से कहता है कि हमें एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि दोनों की एज बहुत ज्यादा हो रही थी ना, इसीलिए दोनों परेशान थे शादी के लिए। और यहाँ तक कि शिब्बू ने डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल भी बनाया होता है, जिसकी मदद से शिब्बू हमेशा लड़कियों से बातें किया करता था। तो साथ ही वो चैतन्य को भी डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाने के लिए कह देता है, लेकिन वो क्या है कि चैतन्य को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाने से मना कर देता है। अब थोड़े टाइम के बाद दोनों सेंटर पे पहुंच जाते हैं, जहां शिब्बू भी अपना एग्जाम देने के लिए सेंटर के अंदर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चैतन्य अपनी बाइक को लेकर वापस घर जाने वाला होता है, लेकिन उसी समय उसकी नजर कल्याणी नाम की लड़की के ऊपर जाती है। और फिर दोस्तों कल्याणी को देखते चैतन्य को पहली नजर में ही कल्याणी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, इसीलिए वो बार बार कल्याणी को घूर घूर के देखने लग जाता है। और यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि कल्याणी भी वहां पे अपना एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, लेकिन जब कल्याणी सेंटर के बाहर वॉचमैन से अपना हॉल टिकट चेक करा रही होती है, तभी हॉल टिकट चेक करने के बाद वॉचमैन उसे कहता है कि आपका सेंटर यहाँ नहीं बल्कि दूसरे कॉलेज में है। अब कल्याणी घबरा जाती है कि मैं इतनी जल्दी कैसे जाऊंगी वहां, क्योंकि 1 घंटे के बाद तो कल्याणी का एग्जाम शुरू होने वाला था, और इसीलिए कल्याणी का सही टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। फिर दोस्तों चैतन्य अपनी बाइक लेकर जा रहा होता है, और तभी एकदम से कल्याणी भागते भागते उसके पास आती है। वो कहती है मेरी मदद कर सकते हो क्या, मुझे मेरे एग्जाम सेंटर तक लिफ्ट दे दो। बस क्या चाहिए था चैतन्य को, वो भी खुशी खुशी कल्याणी को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ तक कि चैतन्य कल्याणी को जल्दी से एग्जाम सेंटर की तरफ लेकर जाने ही लगता है। आखिरकार टाइम से पहले वो पहुंच जाते हैं, जिस वजह से कल्याणी का एग्जाम ठीक ठाक हो जाता है। और अब प्रेजेंट टाइम में जैक चैतन्य से कहता है अगर तुमने कल्याणी को सेंटर पे छोड़ दिया था तो तुम कल्याणी से वापस कैसे मिले। तो चैतन्य उसे वापस कहानी बताता है, और यहाँ मूवी फिर से पास्ट में, जहां हम चैतन्य को कल्याणी के एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे हुए देखते हैं। असल में चैतन्य सेंटर के बाहर उसी के इंतजार में था, और जब कल्याणी एग्जाम देकर बाहर आ रही होती है ना, तभी उसकी नजर पड़ती है चैतन्य पर। वो जल्दी से उसके पास जाती है, कहती है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगर आज आप नहीं होते तो मेरा एग्जाम तो फेल हो जाता। तो चैतन्य भी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है कि कोई बात नहीं, हेल्प मैं करता रहता हूँ सभी की। अब इस तरह वो थोड़ी देर अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपस में। तो बातों ही बातों में क्या होता है, कल्याणी से वो अपना नंबर मांग लेता है, लेकिन कल्याणी उसको नंबर देने से मना कर देती है, क्योंकि वो मतलब ऐसे किसी भी आदमी को फोन नंबर नहीं दे सकती। तो चैतन्य थोड़ा निराश दिखने लग जाता है, एक्टिंग करता है। पर वहां चैतन्य सोच लेता है कि कल्याणी को अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा,
और जैसे ही चैतन्य कल्याणी से अपने दिल की बात कहने ही जा रहा होता है, उसी समय चैतन्य को शुभू का कॉल आ जाता है। कॉल पर शुभू कहता है कि भाई आखिर कहाँ पे है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो चैतन्य कहता है मैं एक काम करता हूँ, थोड़े टाइम में कॉल करता हूँ, रुक जरा, अभी मैं बहुत जरूरी काम में बिजी हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल काट देता है। फिर जब तक चैतन्य कल्याणी के पास आता है तब तक में कल्याणी वहां से जा चुकी होती है, जिस वजह से वो अपने दिल की बात उसे नहीं कह पाया। और अब रात के समय चैतन्य वीडियो कॉल पर अपनी दीदी और जीजा जी से बात कर रहा होता है। वहां वो उनको आज जो भी हुआ कल्याणी के साथ सब बताता है। यहाँ पे एक चीज पता चलती है दोस्तों कि चैतन्य अपनी दीदी से कोई भी बात नहीं छुपाता। कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, कल्याणी से मतलब। तो उसकी दीदी कहती है चिंता मत करो, करवाते हैं तुम्हारी व्यवस्था। और यहाँ तक कि उसके जीजाजी भी हौसला बढ़ाते हैं कि भाई हो जाएगी सेटिंग, चिंता मत कर, भगवान से प्रार्थना कर, सब कुछ अच्छा होगा। और चैतन्य भी दोस्तों इस उम्मीद में होता है कि कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले हफ्ते मेरी उससे जरूर मीटिंग होगी। जिसके बाद प्रेजेंट में जैक चैतन्य से कहता है कि अच्छा क्या वो तुम्हें वापस मिली फिर या नहीं। उसके इतना कहते ही कहानी वापस पास्ट में। अब दोस्तों एक दिन चैतन्य और शिब्बू को ऑफिस में देखते हैं बैठे हुए, जहां चैतन्य ऑफिस में बैठकर ईमानदारी से अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शिब्बू काम के बदले ऑफिस में टाइम पास कर रहा होता है। वो अपने लैपटॉप की मदद से डेटिंग ऐप पर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। पर जैसे ही ये बात चैतन्य को पता चलती है वो गुस्सा हो जाता है कि यार ये क्या कर रहे हो, काम के टाइम पे काम करो ना। और जब इस तरह लड़ रहे होते हैं तभी अचानक से उसकी नजर पड़ जाती है शिब्बू के लैपटॉप पर। और वहां चैतन्य शिब्बू के लैपटॉप में क्या देखता है, कल्याणी की प्रोफाइल। उसको देखकर वह हैरान। कल्याणी की फोटो देखते चैतन्य का पूरा गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। कहता है भाई तू तो कितना प्यारा है यार, एक बात बता तुम्हारे डेटिंग ऐप पर ये लड़की क्या कर रही है। तो शिब्बू कहता है कि मुझे ये लड़की यार बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ। चैतन्य अंदर से काफी शॉक और शिब्बू से बार बार कहता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है भाई, मुझे पक्का पता है ये गड़बड़ है, ये लड़की सही नहीं है। और ये बात तो वो जानबूझ के कह रहा था क्योंकि चैतन्य नहीं चाहता ना कि शिब्बू कल्याणी को डेटिंग ऐप पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। लेकिन चैतन्य के काफी समझाने के बाद भी शिब्बू उसकी बात नहीं मानता और आखिर में शिब्बू कल्याणी को भेज देता है फ्रेंड रिक्वेस्ट। पर तभी कल्याणी डेटिंग ऐप पे शिब्बू की रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर देती है। इस तरह शिब्बू अपसेट हो जाता है कि यार ये लड़की भी गई। फिर सभी लोग उस पे हंस रहे होते हैं। तो उसी समय सबकी आवाज को सुनकर वहां कंपनी का मैनेजर आ जाता है और वहां मैनेजर काम के समय सभी को मस्ती मजाक करते देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे हंसने आते हो या फिर काम करने। ये सुनकर सुब्बू भी मैनेजर पे बड़ा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि सर आपके लिए काम बहुत जरूरी होगा, लेकिन हमारी जिंदगी लड़की के बिना बेकार है और साथ ही हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचता। जहां शुभू की बातें सुनकर मैनेजर उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस तरह इनके बीच में काफी बहस हो जाती है यहाँ पे। अब जब शुभू और मैनेजर की बहस हो रही थी तभी मौके का फायदा उठाकर चैतन्य चुपके से कल्याणी की प्रोफाइल का फोटो खींच लेता है, यहाँ तक कि उसे कोई ऐसा करते हुए देख भी नहीं पाता। थोड़े टाइम के बाद वो अकेले में बैठकर डेटिंग ऐप पर कल्याणी की प्रोफाइल देख रहा होता है, मगर इतने में वहां पे उसके सभी दोस्त आ जाते हैं एकदम से। अब वो कल्याणी की फोटो को देखकर सभी समझते हैं कि अच्छा जरूर कुछ गड़बड़ है भाई, इसलिए वो लोग बार बार चैतन्य को कल्याणी के नाम से चिढ़ाते हैं। पर पहले तो चैतन्य उन्हें कुछ बताने से मना कर देता है, लेकिन दोस्तों के काफी जोर देने के बाद वो सब बता देता है और इस तरह धीरे धीरे करके वो सभी के सामने कल्याणी को डेटिंग ऐप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। लेकिन उसे मन ही मन ये बात सता रही थी कि यार वो कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन आखिर में कल्याणी चैतन्य के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है दोस्तों, जिसको देखकर चैतन्य अंदर से बहुत ज्यादा खुश। और यहाँ तक कि कल्याणी चैतन्य को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता भी है, क्योंकि वो बड़ा एक्साइटेड था उसके लिए। अगले दिन मस्त अपना अच्छे से तैयार होकर वो कल्याणी से मिलने उसके शहर जाता है। कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार वो पहुंच जाता है उसके शहर। तो वहां वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर कल्याणी के आने के इंतजार में होता है। लेकिन अंदर से चैतन्य बड़ा घबराया हुआ है दोस्तों, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ वो डेट पे नहीं गया था। और जब चैतन्य कल्याणी के आने के इंतजार कर रहा होता है तभी एक अंकल चैतन्य से पूछते हैं आखिर तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हो बेटा। तो वो कहता है मैं एक लड़की से मिलने आया हूँ और उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये सुनकर अंकल बड़े खुश होते हैं। तभी वो अंकल चैतन्य से और भी काफी सारी बातें करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच बातों ही बातों में चैतन्य अंकल के सामने स्मोकिंग करने लगता है। अब स्मोकिंग करता हुआ देखकर अंकल समझ जाते हैं कि जरूर चैतन्य को बड़ी बुरी आदतों का शौक होगा, लाइक बीड़ी तंबाकू वगैरह। तो इसीलिए अंकल चैतन्य से उसकी बुराइयों के बारे में पूछने लग जाते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, जरा अच्छे से बताओ खुल के डिटेल्स में। तो चैतन्य भी दिल खोलकर, हाँ दोस्तों, अपनी सारी बुराइयों के बारे में बता देता है। कहता है मैं ड्रिंक और स्मोकिंग अक्सर करता रहता हूँ और मैं कभी कभी क्लब पार्टी में भी मजे करने के लिए जाता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद वो अंकल उस पर बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं हो और इसीलिए मैं तुम्हारी शादी कभी भी कल्याणी के साथ नहीं करा सकता हूँ। अब उनकी बातें सुनकर चैतन्य पूरी तरह से शॉक हो जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि वो अंकल कोई और नहीं बल्कि कल्याणी के डैड ईश्वर थे दोस्तों। और ईश्वर चैतन्य का टेस्ट लेने के लिए रेस्टोरेंट में मिलने आए थे। तो जब ये सारी बात चैतन्य को पता चलती है कि मेरे साथ धोखा हो गया, बड़ा घबरा जाता है और फिर वो अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है ईश्वर से। लेकिन चैतन्य की काफी बार माफी मांगने के बाद भी
ईश्वर उसे माफ नहीं करता। यहाँ तक कि ईश्वर को मनाने के लिए उनके पैरों में गिरकर विनती करने लग जाता है। मगर नहीं यार, ईश्वर ने ठान ली थी कि ये लड़का सही है ही नहीं मेरे लिए, मतलब मेरी बेटी के लिए। फिर क्या था, चैतन्य निराश होकर वहां से आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जा रहा होता है, पर उसी समय उसको रास्ते में माया नाम की एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई देती है, जो कि दर्द के मारे बहुत ज्यादा तड़प रही होती है। अब माया को ऐसे तड़पते हुए देखकर चैतन्य को उस पर काफी दया आ जाती है, और माया को सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही जरूरी था, वरना उसकी जान जा सकती थी। तो वो जल्दी से माया को कार में बिठाकर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम कल्याणी को देखते हैं, और कल्याणी भी माया को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने आ जाती है। लेकिन जैसे ही कल्याणी उस रोड पर पहुंचती है, वहां उसे माया दिखाई ही नहीं देती। और यहाँ पर पता चलता है कि अच्छा, सबसे पहले कल्याणी ने ही माया को रोड पे तड़पते हुए देखा था, लेकिन कल्याणी से पहले चैतन्य उसको हॉस्पिटल लेकर चला गया, क्योंकि कल्याणी इसी बीच उसके लिए मदद बुलाने के लिए गई थी। अब आजू बाजू के लोगों से पूछने पर कल्याणी को ये बात पता चलती है कि माया हॉस्पिटल की तरफ गई हुई है। तो कल्याणी भी जल्दी से माया को देखने हॉस्पिटल जाती है। और वहीं दोस्तों हम हॉस्पिटल में चैतन्य को देखते हैं। माया को सेफ हॉस्पिटल में पहुंचा देता है वो। साथ ही डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में जल्दी से उसकी डिलीवरी करने लगते हैं। लेकिन चैतन्य को अभी भी माया की चिंता सता रही होती है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में बैठकर उसकी डिलीवरी का इंतजार करता है। और इसी बीच कल्याणी भी अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में आ जाती है दोस्तों। वो भी माया की डिलीवरी के इंतजार में होते हैं। थोड़े टाइम के बाद माया का पति भी भागते भागते हॉस्पिटल आ जाता है। वो डॉक्टर से घबराते हुए कहता है कि आखिर मेरी बीवी कैसी है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी खतरे से बाहर है, वो जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनकर उसका पति अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है दोस्तों। थोड़े टाइम के बाद माया एक बच्चे को जन्म देती है, और जब ये बात चैतन्य और कल्याणी को पता चलती है, तो दोनों भी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही वहाँ माया का पति चैतन्य का बड़ा शुक्रिया अदा करता है कि अगर आप नहीं होते तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। और यहाँ कल्याणी भी चैतन्य के इस काम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हॉस्पिटल में चैतन्य माया की बेटी को अपने हाथ में उठाकर बहुत प्यार करने लगता है। तो आगे चैतन्य और कल्याणी हॉस्पिटल में आपस में बातें कर रहे होते हैं, और कल्याणी उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस शहर में। तो वो झूठ कहता है कि मैं तो बस यहाँ काम करता हूँ, इसीलिए आ गया। यहाँ पे एक चीज पता चलती है दोस्तों कि कल्याणी को डेटिंग ऐप के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है। वो तो उसके पापा ने उसकी प्रोफाइल बना के रखी हुई है, और वही लड़कों को टेस्ट करते रहते हैं, जिसके बाद वो और बातें करते हैं। और इस बार बातों ही बातों में कल्याणी उसको अपना नंबर दे देती है दोस्तों। चैतन्य और ज्यादा खुश, उसने सोचा नहीं था कि मुझे उसका नंबर मिल जाएगा, और इसीलिए वो खुशी के मारे नाचने भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो घर पहुंचता है ना, तो बस वो कल्याणी की यादों में खोया रहता है, मतलब अपनी इमेजिनेशन में उससे बातें करता रहता है, इस तरह पागल हो जाता है। लेकिन फिर कुछ और दिनों में वो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे। यहाँ तक कि चैतन्य भी उससे मिलने के लिए उसके शहर आ जाया करता हमेशा, मतलब अक्सर। और इस तरह इनकी जो दोस्ती थी और गहरी हो जाती है। धीरे धीरे क्या था, कल्याणी को भी चैतन्य पसंद आ जाता है। और अब एक रात कल्याणी चैतन्य को अपनी मॉम से मिलने के लिए एक जगह पे लेके जाती है। वहां वो एक पौधा दिखाते हुए कहती है कि पता है, ये पौधे में मेरी माँ बसती है। और यहाँ पर पता चलता है कि कल्याणी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। मॉम के मरने के बाद अक्सर इस पौधे के पास बैठकर वो अपनी माँ को याद करती है, क्योंकि इस पौधे में वो अपनी माँ की छवि देखती है। इसीलिए चैतन्य भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है ये बातें सुनकर। वहीं दोस्तों चैतन्य उस पौधे पर हाथ रखकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कल्याणी, और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से भी ज्यादा खुश रखूंगा। कल्याणी भी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही खुशी के मारे चैतन्य को गले लगा लेती है दोस्तों। और जब ये बात शुभू को पता चलती है, तो वो भी बड़ा खुश होता है। अगले दिन की बात है, कल्याणी और चैतन्य मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस मंदिर में कल्याणी के डैड ईश्वर आ जाते हैं, और यहाँ तो पकड़े गए दोनों को साथ में देखकर उसके डैड बड़ा गुस्सा। वो कल्याणी से कहते हैं कि तुम इस चैतन्य के साथ क्या कर रही हो। कल्याणी कहती, पापा मैं चैतन्य से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ चैतन्य से। लेकिन ईश्वर उसकी शादी चैतन्य से कराना ही नहीं चाहता। इसीलिए कल्याणी को चैतन्य के बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि ये तो बीड़ी पीता है, दारू पीता है, आवारागर्दी करता है। और चैतन्य ने तुमसे झूठ कहा, वो यहाँ काम नहीं करता, वो तो हैदराबाद में काम करता है। ये सुनकर कल्याणी भी अंदर से बड़ी दुखी हो जाती है कि अच्छा। तभी चैतन्य उससे कहता है कि देखो, मैंने ये झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था, और मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ इसीलिए। तो चैतन्य की बातें सुनकर कल्याणी का दिल पिघल जाता है, क्योंकि कल्याणी को उसकी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, जिस वजह से वो उसकी गलतियों के लिए उसे माफ भी कर देती है। पर वहीं दूसरी तरफ ईश्वर को चैतन्य बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो कल्याणी की शादी चैतन्य के साथ कभी मतलब होने ही नहीं देना चाहता, इसीलिए जबरदस्ती वो कल्याणी को घर लेके जाता है। पर अब इस तरह कल्याणी को अपने से दूर जाता हुआ देखकर चैतन्य को बड़ा दुख होता है कि यार क्या करूं मैं, कैसे इंप्रेस करूं इसके डैड को। लेकिन दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता, और अगले ही दिन कल्याणी से मिलने के लिए उसके घर के बाहर जाता है। चैतन्य घर के बाहर इंतजार करने में लग जाता है। जिसके बाद जब ये बात ईश्वर को पता चलती है, तो इस बार उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि इस चैतन्य का कुछ करना पड़ेगा। वो ठान लेता है कि किसी भी तरह चैतन्य का कुछ करूंगा, और फिर ईश्वर चैतन्य को मारने के लिए
जैक को सुपारी देता है दोस्तों। जहां मूवी के प्रेजेंट टाइम में चैतन्य की पूरी कहानी सुनने के बाद जैक अंदर से हो जाता है बहुत ज्यादा इमोशनल, और मतलब इस तरह जैक को चैतन्य के साथ हमदर्दी हो जाती है, क्योंकि काफी साल पहले ईश्वर ने जैक के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि जैक अपने स्कूल के समय में एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर एक दिन जब ये बात ईश्वर को पता चली तो उसने सबके सामने उस लड़की के हाथों जैक को राखी बंधवा दी, जिसके बाद से पूरी क्लास के सामने जैक की काफी बेइज्जती हो गई, और यहाँ तक कि जैक का प्यार भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए जैक भी ईश्वर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। अब जैक चैतन्य की मदद करने के लिए ईश्वर को कॉल करके झूठ कहता है कि मैंने चैतन्य को बहुत ही अच्छे से समझा दिया, वो आगे से आपकी बेटी को परेशान नहीं करेगा। जहाँ उसकी बातें सुनकर ईश्वर को चैन की सांस आती है, और साथ ही जैक ईश्वर से ये भी कहता है कि आप अपनी बेटी को घर में कैद करके मत रखेगा, क्योंकि अक्सर लड़कियां अपने प्यार को खोने के बाद खुदकुशी कर लेती हैं। और फिर ईश्वर को भी कल्याणी की चिंता हो जाती है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो भी समझ जाता है मुझे कल्याणी को छूट दे देनी चाहिए। वो उसके पास जाकर कहता है कि बेटा, तुम्हें बाहर जाकर थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो कल्याणी भी बात मानकर घर से बाहर आ जाती है, और जब कल्याणी रोड पे जा रही होती है ना, तभी जैक के गुंडे कल्याणी को किडनैप करके अपने साथ लेकर आ जाते हैं। अब दोस्तों, असल में ये सब कुछ जैक का मास्टर प्लान था। जैक ने जानबूझ के ईश्वर से खुदकुशी करने वाली बात कही, जिससे कल्याणी कैसे भी करके घर से बाहर आ जाए, और आ भी गई। यहाँ तक कि जैक के कहने पर गुंडों ने कल्याणी को किडनैप किया था। थोड़े टाइम के बाद वो गुंडे कल्याणी को लेकर चैतन्य और जैक के पास आ जाते हैं, जहाँ जैक उससे कहता है कि तुम्हें अपने पापा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक चैतन्य के साथ शादी कर सकती हो। लेकिन कल्याणी चैतन्य को ये कहकर मना कर देती कि देखो चैतन्य, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं अपने पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। इस पर जैक उन दोनों से कहता है कि तुम लोग किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा रहे हो, और अगर एक बार तुम्हें बच्चा हो जाएगा ना, तो ईश्वर सर भी तुम्हें जरूर अपना लेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी बाप अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता, इसीलिए यह है इनका प्लान। और साथ ही जैक उन दोनों को शादी करने का काफी हौसला देता है, मोटिवेशन देता है, और आखिर में सबके कहने के बाद कल्याणी भी चैतन्य के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत ज्यादा खुश होते हैं दोनों, और फिर फाइनली दोस्तों कल्याणी और चैतन्य की मंदिर में हो जाती है शादी भगवान के सामने। चैतन्य भी जिंदगी भर कल्याणी का साथ देने का वादा करता है। कल्याणी भी मनी मन बहुत खुश होती है। अब क्या था, शादी करने के बाद दोनों मतलब अलग लेवल की खुशी में होते हैं। यहाँ तक कि कंपनी में चैतन्य का प्रमोशन हो जाता है, जिसको देखकर कल्याणी भी उसके लिए और खुश होती है। ऐसे ही वो दोनों बड़े आराम से अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ईश्वर अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा नाराज बैठा होता है, क्योंकि ईश्वर ने कभी सोचा नहीं था कि कल्याणी उन्हें धोखा देकर चैतन्य के साथ चली जाएगी। एक तरफ से धोखा ही हुआ माँ बाप के लिए तो, और इसीलिए ईश्वर गुस्से में कल्याणी से बातचीत बंद कर देता है। साथ ही कल्याणी भी अपने पापा के दर्द को अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी चैतन्य को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अब उसके लिए तो चैतन्य ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन कल्याणी को जब भी अपने पापा का हालचाल जानना होता, तो वो अपने नौकर गोलू की मदद से ये काम करवा देती, मतलब पता कर लेती कि पापा कैसे हैं। और ये गोलू है ना, काफी टाइम से ईश्वर के घर में काम कर रहा होता है। अब आगे दोस्तों एक दिन हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। हॉस्पिटल में वो दोनों चेकअप कराने के लिए आए होते हैं, क्योंकि शादी के 6 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक काफी कोशिश के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। इसीलिए इस बारे में बात करने के लिए वो डॉक्टर के पास आए हुए हैं, जहाँ डॉक्टर कहती है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि कभी कभी बच्चा होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इतना कहने के बाद हॉस्पिटल में कल्याणी का एक बार फिर से चेकअप होता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर चैतन्य से भी कहती है कि हमें आपका स्पर्म टेस्ट करना होगा, तो आप भी अपना स्पर्म लेके आ जाइए। चैतन्य भी उनकी बातें मानकर सब कुछ तैयारी कर लेता है, और स्पर्म निकालने के लिए उसको एक अलग से स्पेशल रूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ उस रूम में होता है हर तरफ अश्लील फोटोज। तो जल्दी से वो सब कुछ कर लेता है दोस्तों। अब अगले दिन हम ऑफिस में देखते हैं चैतन्य को। ऑफिस में मैनेजर उससे कहता है कि हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो तुम्हें कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट 3 महीनों के अंदर तैयार करना होगा। और वो प्रोजेक्ट चैतन्य की कंपनी को लोकेश नाम के एक आदमी ने दिया होता है दोस्तों। चैतन्य कहता है कि सर 3 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना काफी मुश्किल काम है, मेरा बस का नहीं है, कहकर वो मना कर देता है। लेकिन चैतन्य की कंपनी ने पहले ही उस प्रोजेक्ट के बदले लोकेश से एडवांस पेमेंट ले ली थी, जिस वजह से वो लोग चाहकर भी अब पीछे नहीं हट सकते थे। इसीलिए आखिर में चैतन्य को प्रोजेक्ट करना ही पड़ जाता है। अब यहाँ घर पर हम कल्याणी को देखते हैं, वो अपने काम में होती है। तभी अचानक से गोलू आ जाता है वहाँ पे, और गोलू को एकदम से देखकर वो हैरान हो जाती है। तब गोलू कहता है कि आपके पापा घर के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। कल्याणी जल्दी से भागते हुए घर के बाहर जाती है, और जैसे ही अपने पापा को देखते तो बड़ी खुश होती है। और यहाँ ईश्वर भी दोस्तों उसके सामने बहुत इमोशनल हो जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कल्याणी की आंखों में और आंसू आ जाते हैं। वो भागते हुए अपने पापा को जाकर गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम चैतन्य को देखते हैं। ऑफिस में चैतन्य शुभू के साथ कुछ जरूरी मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन उसी समय चैतन्य को डॉक्टर का आता है कॉल, और कॉल पर डॉक्टर उसे कहती है कि बहुत ही जरूरी बात करनी है, हॉस्पिटल आ जाइए। चैतन्य भी जाता है हॉस्पिटल। तो डॉक्टर कहती है कि हमने आपका स्पर्म टेस्ट किया था, और टेस्ट से पता चला है कि आपका स्पर्म काउंट काफी कम हो चुका है, आप
चाहकर भी कभी बाप नहीं बन पाओगे। बस दोस्तों, चैतन्य से ये बात सुनी नहीं जाती, बहुत दुख हो जाता है उसको। सोच में पड़ जाता है वो कि आखिर अब कल्याणी को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही सोचकर चैतन्य की जान जा रही होती कि यार भगवान कुछ कर दो, लेकिन अभी तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए सोच लेता है कि वो कल्याणी को सारी सच्चाई बता देगा कि मुझ में दिक्कत है। अब रात के समय जैसे ही चैतन्य घर पर आता है तो घर पर वहां ईश्वर को देखकर पहले तो वो हैरान होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तब कल्याणी चैतन्य को खुशखबरी देती है कि पता है डैड ने हमें माफ कर दिया है और अब पापा हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे। ये सुनकर चैतन्य भी बड़ा खुश होता है कि चलो फाइनली इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस तो मिली। हाँ, लेकिन उसने एक और चीज कभी सोचा नहीं था कि कल्याणी के डैड इतनी जल्दी माफ कर देंगे। तो इसके बाद वो और कल्याणी ईश्वर के साथ घर पर बैठकर काफी बातें करने लगते हैं। वहाँ ईश्वर भी चैतन्य से काफी अच्छी तरह से बात कर रहा होता है, जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल हो। तो इसी बीच कल्याणी चली जाती किचन में काम करने के लिए। कल्याणी के किचन में जाते ईश्वर चैतन्य पे बड़ा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मैं तुम जैसे धोखेबाज को कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हें और कल्याणी को अलग करके दम लूंगा बेटा। हाँ दोस्तों, असल में ईश्वर कल्याणी के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके मन में चैतन्य के लिए बड़ी नफरत है। यहाँ तक कि ईश्वर उसको चैलेंज कर देता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अपने प्यार को बचा कर दिखाओ। जिस पर चैतन्य भी उनकी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ईश्वर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और यहीं से दोस्तों इन दोनों की जंग शुरू हुई थी। लेकिन चैतन्य ईश्वर की असलियत के बारे में कल्याणी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कल्याणी की नजरों में उसके डैड की अहमियत कम हो जाए। और जब चैतन्य अपने कमरे में जा रहा होता है उसी समय गलती से उसके हाथ से स्पर्म टेस्ट का पेपर नीचे जमीन पे गिर जाता है और तभी गोलू उस पेपर को नीचे गिरते हुए देख लेता है। उसे उठाकर वो सीधे वापस चैतन्य को दे देता है और चैतन्य भी गोलू से पेपर लेकर जल्दी से एक सेफ जगह पे छुपा देता है। अब अगले दिन दोस्तों ईश्वर और गोलू एक साथ रोड पर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में गोलू ईश्वर से पूछता है, सर आप दामाद के पीछे इतने हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो, जबकि आपका दामाद बहुत ही अच्छा इंसान है। तो ईश्वर गुस्से में कहता है कि चैतन्य वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, उसने धोखे से मेरी बेटी को फंसाया है और मैं उसको देखो कभी माफ नहीं करूंगा। इससे पता चलता है कि ईश्वर के मन में चैतन्य के लिए जो नफरत है वो बहुत खतरनाक हो चुकी है। दूसरी तरफ हम चैतन्य और शिब्बू को देखते हैं। वो दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में वो शिब्बू को अपने स्पर्म टेस्ट के बारे में बता देता है। तो शिब्बू उससे कहता है कि भाई कल्याणी से जाकर अपने बारे में सब कुछ बता दो तुम। लेकिन चैतन्य के अंदर हिम्मत नहीं है दोस्तों कल्याणी को सच बताने की, और साथ ही उसको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं अगर ये बात ईश्वर को पता चल गई तो इस बात का फायदा उठाकर वो हमें अलग कर देगा। क्योंकि दोस्तों चैतन्य कल्याणी को खोना नहीं चाहता, जिस वजह से वो ये बात कल्याणी से छुपाने का फैसला करता है। और अब रात के समय चैतन्य थका हारा घर पर आता है और वहाँ कल्याणी से पूछता है कि आखिर आज खाने में क्या बना है बताओ। कल्याणी कहती है आज खाने में सिर्फ वेज डिशेस बने हुए हैं। ये सुनकर वो अंदर से उदास हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा नॉन वेज खाता है, उसकी आदत पड़ी हुई है उसे। मगर कल्याणी के डैड शुद्ध शाकाहारी हैं और इसीलिए चैतन्य को ना चाहते हुए भी वेज खाना पड़ जाता है। साथ ही जब चैतन्य अपने कमरे में सोने के लिए जाता है ना, वहाँ चैतन्य को अपने कमरे में ईश्वर सोते हुए दिखाई देता है। चैतन्य का दिमाग खराब हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो कल्याणी से जाकर कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो कल्याणी कहती है वो पापा को हमेशा से एसी में सोने की आदत है और इसीलिए मेरे पापा को अपने कमरे में मैंने सुला दिया। अब चैतन्य तो चाहकर कुछ कर भी नहीं सकता था, जिस वजह से चैतन्य और कल्याणी को दूसरे कमरे में सोने के लिए जाना पड़ जाता है। अब रात के समय वो कल्याणी के काफी करीब जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके कमरे में ईश्वर आ जाता है, जहां ईश्वर को देखते ही चैतन्य जल्दी से कल्याणी से दूर होकर सोफे पे सोने चला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज पता चलती है कि ईश्वर ये सब जानबूझ के कर रहा है चैतन्य को परेशान करने के लिए, और साथ ही चैतन्य भी ईश्वर की हरकतों से बहुत तंग आ जाता है। अगली सुबह कल्याणी उसको जगाती है कि जल्दी उठो, पापा बुरा मान जाएंगे नहीं तो ये सुनकर वो कल्याणी पर ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब से ईश्वर चैतन्य के घर में आया है तब से चैतन्य को एक पल भी चैन की सांस नसीब नहीं हुई है। इसलिए वो गुस्से में उठकर चला जाता है वहां से। जिसके बाद आगे ऑफिस के अंदर बड़ी टेंशन में बैठा होता है। तब मैनेजर उससे उसकी टेंशन की वजह पूछता है, तो वो मैनेजर को अपनी सारी मुसीबत के बारे में बता देता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो चैतन्य की बात सुनने के बाद मैनेजर उसे गोपाल नाम के एक बाबा के बारे में बताते हैं, तुम्हें उस बाबा से मिलना चाहिए। तो चैतन्य भी मैनेजर की बात मानकर शुभू के साथ गोपाल के उस आश्रम में चला जाता है। गोपाल बाबा के आश्रम में चैतन्य अपनी पहले सारी परेशानी बता देता है, जहाँ वो कहता है कि बेटा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ चुका हूँ, ठीक कर दूंगा। उधर गोपाल चैतन्य को स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां लिख कर देता है, यहाँ तक कि कुछ योगा के पोजेस भी बताता है जिसे करने से स्पर्म काउंट बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वो कुछ उसको खाने पीने की चीजें भी देता है जिसको खाने से स्पर्म में बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही गोपाल चैतन्य को कुछ कपड़े भी पहनने के लिए देता है और कपड़े देते हुए वो कहता है कि ये कपड़े पहनने से तुम्हारा स्पर्म काउंट जल्दी बढ़ेगा। पता नहीं कैसे कपड़े। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज क्लियर हो जाती है कि गोपाल चैतन्य के पैसे लूटने के लिए उसे जानबूझ के ये सारा सामान बेच रहा है। आखिर में वो
चैतन्या के सामने एक लंबा चौड़ा बिल रख लेता है, जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई ये भी है। लेकिन अब चैतन्या को कैसे भी करके अपना स्पर्म बढ़ाना था, तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसीलिए गोपाल को मजबूरी में वो सारा सामान खरीदना पड़ जाता है। और वैसे बताऊं आपको, आज से पहले गोपाल ने कभी इतना सारा महंगा सामान नहीं खरीदा था। अब वो सारा सामान लेकर घर आ जाता है। कल्याणी जब सारा सामान देखती है, क्यों क्या है ये, तो वो कहता है ये सारी चीजें शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं और हमें अपने शरीर को फिट रखने के लिए डेली योगा भी करना होता है, तो उसी के बारे में ये चीजें हैं। लेकिन वहीं ईश्वर को चैतन्य की बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी और ईश्वर को चैतन्य के बर्ताव को देखकर उस पर शक हो रहा था कि पक्का कुछ गड़बड़ है। अगले दिन से दोस्तों गोपाल के कहे मुताबिक चैतन्य सारी चीजें करने लग जाता है। डेली गोपाल की दी भी वो दवाई भी खाता है, साथ ही हमेशा गोपाल के आश्रम में योगा करने भी जाता है। और यहाँ तक कि जब भी चैतन्य कल्याणी के करीब जाने की कोशिश करता है, तो हमेशा वो ईश्वर बीच में आकर सब कुछ खराब कर देता है, जिस वजह से वो चाहकर भी साथ में नहीं हो पा रहे थे। और फिर एक रात चैतन्य कल्याणी के साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ उस बर्थडे पार्टी को सभी इंजॉय करते हैं। चैतन्य भी पार्टी में काफी ड्रिंक कर लेता है, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने के बाद उसे हो जाता है नशा, और नशे के कारण वो मतलब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब उसकी ऐसी हालत को देखकर चैतन्य की फ्रेंड कल्याणी से कहती है, एक काम करो, आज रात तुम दोनों मेरे घर पर ही रुक जाओ, कल सुबह तुम अपने घर वापस चले जाना। जिस पर कल्याणी और चैतन्य उस फ्रेंड की बात मानकर उसके घर में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर कल्याणी भी चैतन्य को बहुत अच्छे से समझाते हुए कमरे में लेकर जाने लग जाती है। अब जैसे ही वो कमरे के अंदर आते हैं ना, तभी उधर चैतन्य कल्याणी को एकदम से अपने गोद में उठाकर बेड पे सुला देता है, जिसको देखकर कल्याणी बड़ी हैरान। और यहाँ पर हमें एक चीज और पता चलती है कि ये सब कुछ चैतन्य का प्लान था दोस्तों। उसने जानबूझ के सभी के सामने नशे में होने की एक्टिंग की थी, क्योंकि वो जानता था कि घर पर तो वो चाहकर भी साथ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए चैतन्य ने ये प्लान बनाया और यहाँ पे फिक्स हो गए दोनों। अब अगले दिन की बात है, चैतन्य घर पर आता है। उसे अपने घर पर काफी सारे पार्सल रखे हुए दिखाई देते हैं। असल में वो सभी पार्सल घर पर ईश्वर लेकर आया था और उन पार्सल्स में घर के सभी सामान मौजूद थे, जिसको देखने के बाद चैतन्य उससे कहता है कि आखिर आप ये सब क्या लेकर आ गए। तो वो चैतन्य से कहता है कि मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देना चाहता हूँ। एक तरफ से ईश्वर चैतन्य को ताना मार रहा था और चैतन्य भी उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि चलो कल्याणी की खुशी के लिए मैं ये बेइज्जती सह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले ही दिन चैतन्य ऑफिस जा रहा होता है, तभी रघु नाम का एक एम्प्लॉय उससे कहता है, आखिर सर एक बात बताइए, आपका स्पर्म काउंट बढ़ा क्या? आप किसी के पास गए थे मैंने सुना। ये सुनकर चैतन्य बड़ा हैरान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर रघु को मेरे इस प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला। यहाँ तक कि ऑफिस में सभी लोगों को चैतन्य के प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से चैतन्य को ऑफिस में सबके सामने काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। और तभी दोस्तों एक आदमी चैतन्य को आकर बताता है कि पिछली रात पार्टी में सबको आपके बारे में उस शुब्बू ने बताया था। बस फिर क्या था, शुब्बू की खैर नहीं। चैतन्य जाता है उसके पास गुस्से में, और गुस्से में उससे जाकर कह देता है, भाई बहुत बढ़िया किया यार, तूने सबको मेरे बारे में बता दिया, बहुत बढ़िया। अरे कैसा दोस्त है यार तू, तेरी वजह से मुझे ऑफिस में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो शुब्बू अब क्या कहता, वो उसको चुप कराता है कि भाई सॉरी, गलती हो गई, वो मैं ऐसे भावनाओं में बह गया। लेकिन चैतन्य को दोस्तों आज बहुत बड़ा गुस्सा आ गया था उस पे। अगली सुबह वो गोपाल के आश्रम में योगा कर रहा होता है। उसी समय अचानक से चैतन्य की नजर जैक के ऊपर पड़ जाती है। और दोस्तों जैक भी गोपाल के पास अपनी प्रॉब्लम ठीक कराने के लिए आया था। और जैसे चैतन्य को स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम थी ना, वैसे ही जैक को टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। टाइमिंग का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से। और इसीलिए आश्रम में जैक गोपाल से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा होता है, जहां गोपाल जैक को कुछ टाइमिंग बढ़ाने के लिए कुछ उपाय देता है। लेकिन वहां जब गोपाल कीमत बताता है ना, तो जैक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैक के पास गोपाल को देने के लिए इतने पैसे तो नहीं थे, जिस वजह से जैक वहां से खाली हाथ लौट जाता है। पर उसी समय आश्रम में जैक को अपने सामने चैतन्य दिखाई देता है, और जैक चैतन्य को गोपाल के आश्रम में देखकर बड़ा हैरान। फिर वो बातें करते हैं आपस में। वहीं बातों ही बातों में चैतन्य जैक को अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसको सुनने के बाद जैक भी शॉक दोस्तों कि अच्छा तुम्हें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गोपाल उनके पास आता है। तो गोपाल जैक से कहता है कि ओ तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सस्ती दवाई भी है, जिसको खाने के बाद तुम्हारी टाइमिंग बढ़िया हो जाएगी। तो जैक भी गोपाल की बातों को मानकर वो दवाई लेने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों वैसे भी जैक के पास भी गोपाल पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब रात के समय कल्याणी और चैतन्य को कमरे में देखते हैं। कल्याणी देखती है कि चैतन्य अंदर से काफी टेंशन में लग रहा है, जिस वजह से वो उसके करीब आती है ताकि टेंशन दूर हो जाए। और उसके काफी सिड्यूस्ड करने के बाद आखिरकार चैतन्य भी उसके करीब आ जाता है। फिर सब कुछ होता है। अब अगली सुबह हम ऑफिस में चैतन्य को देखते हैं, जहां ऑफिस में मैनेजर उससे कहता है कि हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी लोकेश का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, वरना वो लोकेश हमें नहीं छोड़ेगा। तो चैतन्य जल्दी से अपनी टीम के पास जाकर कहता है कि भाई लोगों, हमें पूरी मेहनत और लगन से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, इससे हमारी कंपनी का नाम बढ़ेगा, तो कुछ करो। जिस पर चैतन्य की पूरी टीम ये प्रोजेक्ट बनाने में चैतन्य की मदद करने के लिए हो जाती है तैयार। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि आज रात चैतन्य और शुभू ने मिलकर एक रियूनियन
पार्टी रखी हुई है जिसमें शिब्बू और चैतन्या के सभी दोस्त आने वाले हैं। जिसके बाद रात के समय चैतन्या कल्याणी और ईश्वर को भी उस पार्टी में अपने दोस्तों से मिलाने लेके जाता है। लेकिन वहाँ पार्टी में राहुल नाम का एक आदमी चैतन्या को देखकर हो जाता है बड़ा गुस्सा। गुस्से में राहुल चैतन्या के बारे में कहने लग जाता है कि मैं चैतन्या को कभी नहीं छोड़ूंगा। चैतन्या ने मेरी शांति को मुझसे अलग कर दिया था। और जब राहुल ये सारी बातें बोल रहा होता है उसी समय ईश्वर चुपके से राहुल की सारी बातें सुन लेता है। और अब तो ईश्वर कैसे भी करके चैतन्य और शांति की पूरी असलियत सभी के सामने लाना चाहता था, जिस वजह से ईश्वर पार्टी में राहुल के बस आगे पीछे घूमने लग जाता है कि ये राहुल ही बताएगा मुझे कौन है वो शांति और क्या था चैतन्य और शांति का रिलेशन। साथ ही ईश्वर राहुल से कई बार पूछता भी है कि आखिर क्या था इनका संबंध, लेकिन राहुल उन्हें कुछ नहीं बताता। वहीं हम चैतन्य और कल्याणी को देखते हैं, दोनों पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये ईश्वर एक जगह पे अकेला बैठा होता है। उसी समय ईश्वर के पास शिब्बू आ जाता है। तो ईश्वर शिब्बू से पूछता है, अरे ये शांति कौन है? तो बस शिब्बू उसे सब कुछ बताने लग जाता है कि काफी साल पहले शांति चैतन्य की क्रश थी और चैतन्य शांति से बहुत ही प्यार किया करता था। जिसको सुनने के बाद ईश्वर चैतन्य पे हो जाता है बड़ा गुस्सा। दोस्तों, हर बार शिब्बू की वजह से चैतन्य बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। इस बार भी उसने बक दिया ना, है तो उसका दोस्त पर हर जगह उसकी चुगली कर देता है। दूसरी तरफ हम पार्टी में शांति नाम की एक लड़की को देखते हैं और ये वही लड़की होती है जिसपे चैतन्य का क्रश था। और फिर पार्टी में चैतन्य कल्याणी को शांति से मिलाने लेकर जाता है। तो जब चैतन्य और कल्याणी शांति से बात कर रहे होते हैं तभी वहां पे ईश्वर आकर कल्याणी को बता देता है कि ये चैतन्य एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, तुमसे पहले शांति से प्यार करता था। साथ ही वो इस तरह सभी के सामने चैतन्य के कैरेक्टर पे सवाल उठा देता है, जिसको सुनकर चैतन्य क्या करता, वो निराश हो जाता है बेचारा। और वो ये भी कहता है कि इस चैतन्य ने अपने घर का नाम भी शांति के नाम पे रखा हुआ है। तो ये सारी बातें, ये सब कुछ सुनने के बाद कल्याणी का तो दिमाग खराब हो जाता है अंदर से। गुस्से में कल्याणी बीच पार्टी को छोड़कर घर चले जाती है। घर पर यहाँ चैतन्य कल्याणी को काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कल्याणी चैतन्य की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। उसी समय चैतन्य इमोशनल होकर कल्याणी से कहता है कि हाँ, मैं शांति से पहले प्यार करता था, लेकिन यार अब तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। और दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि चैतन्य ने अपना घर अपनी मॉम के नाम पे रखा हुआ है, क्योंकि उसकी मॉम का नाम भी शांति था। और जब ये बात कल्याणी को पता चलती है तब जाकर वो थोड़ा शांत होती है, इमोशनल हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि कल्याणी ने लोगों की बातों में चैतन्य को बहुत ही गलत समझ लिया था और इसीलिए कल्याणी चैतन्य से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। चैतन्य भी माफ कर देता है उसको। अगले दिन चैतन्य ईश्वर के पास बात करने के लिए जाता है। हाथ जोड़कर ईश्वर से कहता है कि पापा, मैं जानता हूँ, हाँ पापा ही कहता है वो, कि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन मैं कल्याणी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और इसीलिए प्लीज आप हम दोनों को अलग मत कीजिए, वरना मैं कल्याणी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो चैतन्य की बातें सुनकर आज ईश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ठान लेता है कि वो आज के बाद इन दोनों को कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर चैतन्य से बदला लेने के लिए कल्याणी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर चैतन्य को कुछ हो गया तो कल्याणी को भी कुछ हो जाएगा। जिस वजह से ईश्वर हमेशा हमेशा के लिए चैतन्य का घर छोड़कर जाने का फैसला करता है। जिसके बाद घर पर आकर वो अपना सामान पैक करने लग जाता है और वहां कल्याणी अपने पापा को सामान पैक करते देखकर पूछती है कि आखिर आप पैक क्यों कर रहे हैं, सामान कहाँ जा रहे हो? तो ईश्वर कहता है, बेटा मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, वहीं जा रहा हूँ वापस। कल्याणी अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में ईश्वर अपना सामान लेकर घर से चला जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, हम ऑफिस में चैतन्य को देखते हैं। चैतन्य के ऊपर प्रोजेक्ट का बहुत ही लोड था, प्रेशर था, इसीलिए वो अपने सभी टीम्स मेंबर्स को एक्स्ट्रा रुककर जबरदस्ती प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम जैक और उसके आदमियों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जैक अपने आदमियों के साथ मिलकर उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से जैक की नजर पड़ जाती है ईश्वर पे, जो कि रेस्टोरेंट की तरफ ही आ रहा था। ईश्वर को देखकर जैक उनके पैरों में गिरकर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, क्योंकि दोस्तों जैक की वजह से ही चैतन्य और कल्याणी की शादी हुई थी। और अगर उस दिन जैक ने कल्याणी को किडनैप नहीं किया होता तो आज कल्याणी और चैतन्य साथ नहीं होते। तो ईश्वर उसे कहता है कि बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और मैं पहले की सारी बातें भूल चुका हूँ। इतना कहने के बाद वो जा रहा होता है वहां से। पर उसी समय जैक ईश्वर को चैतन्य के स्पर्म काउंट के बारे में सब बता देता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि चैतन्य कभी भी बाप नहीं बन सकता। बस दोस्तों, ईश्वर अब हो जाता है बड़ा गुस्सा कि धोखा हो गया। वो समझ जाता है कि चैतन्य ने मेरी बेटी को धोखे से फंसाया, इसीलिए वो गुस्से में चैतन्य को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता चल चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। आप चैतन्य, उसका मुंह बंद हो जाता है यार चैतन्य का, क्या करता हो, कुछ बोल नहीं पाता। कॉल पर वो बातें समझाने की कोशिश करता है ईश्वर को, लेकिन नहीं, ईश्वर पे तो बिल्कुल गुस्सा छा रखा था। यहाँ तक कि ईश्वर चैतन्य को आखिरी वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर आज तुमने कल्याणी का साथ नहीं छोड़ा तो मैं कल्याणी को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा, बस खत्म। इतना कहने के बाद वो कॉल काट देता है। अब ईश्वर की धमकी सुनकर चैतन्य, दिमाग खराब हो जाता है चैतन्य का। वो मन ही मन कल्याणी को खोने के डर में रहता है। जब वो बड़ा परेशान बैठा होता है तभी रघु आकर उससे कहता है कि भाई, आज मेरी बीवी की डिलीवरी है, इसलिए मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन चैतन्य रघु को हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। कहता है बच्चा तो होता रहेगा, लेकिन आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बेहद
बहुत जरूरी है भाई। तो रघु चैतन्य को ताना मारते हुए कहता है कि सर, आप कभी मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप तो कभी बाप नहीं बन सकते ना। रघु की बातें सीधे दिल पे चुभ जाती हैं चैतन्य के। गुस्से में वो रघु का कॉलर पकड़ लेता है, और जब ये कॉलर पकड़ने वाली बात मैनेजर को पता चलती है तो मैनेजर भी चैतन्य पर बड़ा गुस्सा होता है। यहाँ तक कि गुस्से में मैनेजर चैतन्य को काम से निकाल देता है दोस्तों। बेचारा दुखी होकर चुपचाप घर चला जाता है। और दोस्तों, चैतन्य ने ये जानबूझ के किया था ये सब कुछ, ये गुस्सा, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं क्या नहीं। उसने गुस्से में रघु का कॉलर पकड़ लिया बस। थोड़े टाइम के बाद दिखाते हैं तो वो एक बार में बैठकर आराम से रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक कर रहा होता है, और ड्रिंक करते समय उसे ईश्वर की बातें याद आ जाती है। दुख होता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो नहीं चाहता कि कभी भी कल्याणी को सच्चाई पता चले, क्योंकि चैतन्य कल्याणी की नजरों में गिरना नहीं चाहता, और इसीलिए वो ठान लेता है कि वो कल्याणी को हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर भेज देगा। और दोस्तों, हर बार चैतन्य के नसीब में दुख सहना लिखा होता है। रात के समय नशा करके घर पे आता है, और घर पर उसको इतना नशे में देखकर कल्याणी भी उस पर गुस्सा हो जाती है कि क्या करते रहते हो डेली, क्यों किया इतना नशा। तो चैतन्य भी गुस्से में कल्याणी से कहता है कि आखिर तुम होती कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाली, और तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। इतना कहने के बाद वो गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है, साथ ही कल्याणी को घर से जाने के लिए कह देता है। और कल्याणी भी बहुत गुस्से में थी। आखिर में कल्याणी चैतन्य का घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अगले दिन की बात है, चैतन्य की दीदी चैतन्य और कल्याणी से मिलने के लिए उनके घर पर आती है, और वहां चैतन्य की दीदी देखती है कि चैतन्य जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है और घर पे कोई है भी नहीं। और फिर होश में आने के बाद वो अपनी दीदी को सारी बातें बता देता है, जिसको सुनकर चैतन्य की दीदी उससे कहती है कि देखो, कल्याणी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें कल्याणी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, जाकर उसको मना कर लेकर आओ। लेकिन चैतन्य तो चाहकर भी अब वापस नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसको मतलब शर्म आ रही थी, दुख हो रहा था कि मेरे बारे में जब पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो। दूसरी तरफ हम कल्याणी को देखते हैं, और कल्याणी को चैतन्य की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि कल्याणी ने कभी सोचा नहीं था कि चैतन्य उसको घर से जाने के लिए कहेगा। वहीं हम चैतन्य को देखते हैं, वो भी कल्याणी की याद में रो रहा होता है। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चैतन्य ने दुनिया के डर से कल्याणी को छोड़ दिया दोस्तों, जबकि कल्याणी चैतन्य से हर दुख में उसका साथ देने के लिए खड़ी रहती है। अब आगे देखते हैं हम ईश्वर को। वो कल्याणी की शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा होता है, लेकिन कल्याणी को ये सब के बारे में कोई खबर नहीं होती। एक दिन वो अकेले घर पर बैठी होती है, और तब हर्ष नाम का एक आदमी कल्याणी से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। हर्ष कहता है कि मुझे आपके पापा ने घर पर शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। कल्याणी बड़ी हैरान, क्योंकि कल्याणी अपनी दूसरी शादी के बारे में सुनकर अपने पापा पर बड़ा गुस्सा होती है कि क्या है ये पापा। वो हर्ष से साफ साफ कह देती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो हर्ष भी चुपचाप कल्याणी के घर से चला जाता है, और उसके जाने के बाद जैसे ही ईश्वर घर पर आता है ना, तो वहाँ कल्याणी अपने पापा पर भड़क जाती है बहुत खतरनाक तरीके से। गुस्से में अपने पापा से कहती है कि आखिर आप मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। तो ईश्वर कहता है कि तुम्हारा पति एक नंबर का धोखेबाज है, और मैं उस आदमी के साथ तुम्हें कभी देख नहीं सकता हूँ। कल्याणी समझ जाती है दोस्तों कि उसके पापा ने चैतन्य से बदला लेने के लिए जानबूझ के हमारे बीच में झगड़ा करवाया, और ये सारी बातें जानने के बाद उसकी नजरों में उसके पापा खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म। यहाँ तक कि कल्याणी दुखी होकर अपनी किस्मत को कोसती है कि क्या किस्मत लिखी है मेरी भगवान ने। तभी ईश्वर उससे कहता है कि बेटा, तुम्हारा पति एक नामर्द है, और वो कभी भी तुम्हें मां नहीं बना पाएगा। लेकिन कल्याणी को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कल्याणी के लिए चैतन्य ही सब कुछ होता है, बस उससे बढ़कर कुछ नहीं। वो अपने पापा से कह देती है कि मैंने आज से पहले ऐसा बाप कभी नहीं देखा जो इस तरह एक बेटी का घर बर्बाद करे। इतना कहने के बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ ईश्वर को अब अपनी गलती का पछतावा होता है, और आज ईश्वर की वजह से कल्याणी की ऐसी हालत हुई है ये भी उसे पता चल जाती है। तो अगले दिन चैतन्य कल्याणी से मिलने उसके घर पर जाता है। अब चैतन्य को दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ कल्याणी को अपने साथ लेने के लिए आया हुआ है। जहाँ घर पर चैतन्य को देखकर ईश्वर शॉक में होता है। ईश्वर उसे घर में जाने से रोकता है, लेकिन ईश्वर के रोकने के बावजूद चैतन्य नहीं रुकता, और उधर हर जगह कल्याणी को ढूंढता है। मगर काफी ढूंढने के बाद भी जब चैतन्य को कल्याणी नहीं मिलती, तो वो ईश्वर से बड़ा गुस्सा हो जाता है। घबरा भी जाता है कि कहाँ गई कल्याणी। वो शहर में हर जगह कल्याणी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी कल्याणी नहीं मिलती। चैतन्य और ईश्वर दोनों को डर सता रहा था कि क्या हो गया। दोनों सोच में घबरा रहे होते हैं कि कहीं कल्याणी को कुछ हो ना जाए। और जब वो ढूंढ ही रहे होते हैं, उसी समय रास्ते में चैतन्य को माया दिखाई देती है। और दोस्तों, माया वही औरत थी जिसे चैतन्य और कल्याणी ने मुसीबत के समय में हॉस्पिटल पहुंचाया था, याद होगा आपको। उधर चैतन्य माया और उसकी बेटी को साथ देखकर बड़ा खुश होता है। उसने अपनी बेटी का नाम भी दोस्तों कल्याणी ही रखा था, क्योंकि उस दिन अगर कल्याणी और चैतन्य नहीं होते तो उसकी बेटी जिंदा नहीं होती आज। तो कल्याणी का नाम सुनते ही चैतन्य अंदर से बड़ा दुखी हो जाता है। दोबारा से हर जगह बस उसी की याद आती है उसको। सोच में पड़ जाता है कि भगवान कहाँ गई वो। तभी एकदम से कल्याणी का पता चल जाता है। वो जल्दी से ईश्वर को लेकर उस जगह पे जाता है जहाँ कल्याणी अक्सर पौधे के पास बैठकर अपनी मॉम को याद करती थी। और चैतन्य का अंदाजा पूरी तरह से सही निकला। वहीं पर उन्हें आखिरकार कल्याणी मिल जाती है। उस पौधे को देखकर ईश्वर को भी अपनी पत्नी की याद आती है, और मरने से पहले ईश्वर ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह हमेशा अपनी बेटी का ध्यान रखेगा।
इसीलिए ईश्वर वहाँ कल्याणी से माफी मांगते हुए कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे प्यार को मैं समझ नहीं पाया। चैतन्य भी कल्याणी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है तो कल्याणी आज खुशी खुशी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। वो चैतन्य से कहती है कि मुझे बच्चे से ज्यादा तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इतना कहने के बाद सब कुछ सही हो जाता है दोस्तों। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ हम चैतन्य और कल्याणी को शुभू की शादी में देखते हैं। आखिरकार शुभू की भी शादी हो रही है एक लड़की से, बड़ा खुश होता है वो। अब दोस्तों भले ही चैतन्य और कल्याणी कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके बीच का प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।